देखिए, गुड मॉर्निंग। ये जो सीरीज हम लोग की चल रही थी यूपी पीसीएस, जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, वो हम लोग करा रहे थे। 2023 से स्टार्ट किए थे। 2022, 2021, 20, 19, 18, 17, अब 16 की बात आ गई। अब जो स्टार्ट होगा वो 16 वाला स्टार्ट होगा। ठीक है, जो 2016 में पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं वही होंगे यहाँ पे। तो एक आइडिया लगता जा रहा है कि अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन जो होते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर बार। ठीक, पहला क्वेश्चन देख लो। दो हजार, एक मिनट, ये देख लो। ये क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कह रहा है, एक तरफ आपको एक लिस्ट दी गई है, दूसरी तरफ दूसरी लिस्ट दी गई है। ठीक, एक तरफ एक लिस्ट है, दूसरी तरफ दूसरी लिस्ट है। पहली लिस्ट में बताया गया है जो संविधान के क्या हुआ है, और दूसरी लिस्ट में है कि कौन सा आर्टिकल है। यानी पहली लिस्ट में हमको बताया जा रहा है कि किस आर्टिकल का, दूसरी लिस्ट में बताया जा रहा है कौन सा आर्टिकल है, और पहली लिस्ट में बताया जा रहा है कि उस आर्टिकल के अंदर क्या है। ठीक, तो पहला पॉइंट हमारा ए क्या है, संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन जो हम करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं, आर्टिकल 368 के तहत। तीन प्रकार के संशोधन होते हैं, साधारण, सिंपल मेजोरिटी और विशेष। साधारण को सिंपल बोल देंगे, फिर उसके बाद 1/3 वाला, 2/3 वाला, और फिर उसके बाद 50% ऑफ स्टेट एंड 2/3। दो प्रकार, तीन प्रकार के हो गए। ठीक, इसके बाद वित्त आयोग। वित्त आयोग की बात की गई है किसमें, वित्त आयोग अगर होगा तो बताया गया है 280 में, आर्टिकल 280 में। फिर उसके बाद वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो ये किसमें है, 360 में। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाएं के लिए किसमें है, 312 में। ठीक, तो हमें क्या याद रखना है कि 368 आर्टिकल जो है, 368 आर्टिकल में संवैधानिक संशोधन की बात की गई है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। ठीक, और वित्त आयोग की बात की गई है 280 में। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो है, ऑल इंडियन सर्विस, यूपीएससी जैसे होता है ना, इसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो किसमें किया गया है, 312 में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच करना चाहिए, पहले का 4, पहले का 4 केवल एक में है, और ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी सब मैच हमने करा दिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे की कल्पना किस केस में की थी। मेन ये पूछा जाता है, तो ये हमें याद होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था केशवानंद भारती वाद, जो 1973 में हुआ था, उसमें आया था। ठीक, इससे पहले जो वाद हुए थे इनसे बेस बनता गया था, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था वो केशवानंद भारती वाद, जो केरल राज्य के खिलाफ उनका मुकदमा था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो ये ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है, एक तरफ कथन है, फिर उसके बाद उसका कारण दिया जा रहा है, यानी असर्शन और रीजन है। तो इसमें क्या है, संविधान के अनुच्छेद, कथन में कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसकी आत्मा कहा। ये बात सही है, डॉक्टर अम्बेडकर ने 32 आर्टिकल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। इसके बाद इसका कारण क्या है, अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास आर्टिकल 32 है ये हमको पावर देता है, अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो हम सीधे आर्टिकल 32 के तहत ना तो जिला कोर्ट जाएंगे ना ही हाई कोर्ट जाएंगे, सीधे कहाँ पहुंच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। वही अगर हमको हाई कोर्ट पहुंचना है तो उसके लिए 226। तो इस वजह से ये बात जो है, कथन और कारण एक दूसरे की बात को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, और दोनों बातें सही भी हैं। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? देखो, जो पहले हमारे पास शंकरी प्रसाद का मामला आया था 1951 में, फिर उसके बाद सज्जन सिंह का मामला आया 1965 में। इन दोनों प्रावधानों में क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया था। ठीक है। फिर गोरखनाथ का मामला आया था, तो उसमें बोला गया था मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं होगा। लेकिन जब शंकरी वो क्या कहते हैं केशवानंद भारती का केस आया, तो उसमें बोला गया कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि संसद के पास पावर है कि अगर वो संशोधन करना चाहती है तो कर सकती है। तो ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संसद क्यों बोला गया है? संसद में आता है राष्ट्रपति भी आता है, लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है। वहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सब अलग अलग हैं, केवल संसद में तीनों इंक्लूड है, इस वजह से। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? यानी जो विदेश नीति होगी ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है डीपीएसपी के अंतर्गत, भाग 4 आर्टिकल 51। याद रखना, विदेश नीति के लिए जो भी प्रावधान आता है वो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। तो ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यानी अगर कोई भी प्रावधान, कोई भी बिल, ठीक, बिल के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर धन विधेयक, अगर कोई धन विधेयक के सिवा कोई और विधेयक है तो दोनों जगह से पास होना चाहिए। लेकिन धन विधेयक में जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस मतलब लोकसभा, इसको ज़्यादा पावर दी गई है। अगर इसने बिल पास कर दिया तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अपना 14 दिन के अंदर उसको अपना बताना होता है कि हमने पास किया कि नहीं। अगर वो 14 डेज में नहीं बताता तो ये माना जाएगा कि राज्यसभा ने भी उसको पास कर दिया। तो केवल 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? मतलब ये कह रहा है कि राज्यसभा के पास एक पावर होती है जिसका नाम है आर्टिकल 249। उस आर्टिकल के तहत अगर राज्यसभा क्या करती है कि ये मान लो यूपी है, यूपी के लिए कहती है कि यूपी में जो कानून बना रही है विधानसभा, उसको ना बनाकर हम जो बता रहे हैं आप संसद बनाइए। मतलब राज्यसभा ने अगर पहल कर दी आर्टिकल 249 के तहत कि इस स्टेट के लिए, यूपी के लिए ये कानून बनाना है संसद को, तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद के लिए कानून बना देंगी सॉरी, स्टेट के लिए कानून बना देंगी। लेकिन ये जो कानून बन के तैयार हुआ है, ये कानून 1 साल से ज़्यादा नहीं वैलिड होगा, तो 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आर्टिकल 249 के तहत जो भी कानून बना है वो मैक्सिमम 1 साल के लिए बन पाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? सरकारीय आयोग किसके लिए बनाया गया था? किसकी समीक्षा करने हेतु? केंद्र और स्टेट के बीच क्या संबंध है इसको अच्छा करने के लिए, केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो उठापटक चल रही थी उसको दूर करने के लिए और सहयोग करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग है एक, वित्त आयोग क्या है? विधिक संस्था है? नहीं। सांविधिक संस्था है? नहीं। संवैधानिक संस्था है। क्या है? राज्य वित्त आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राष्ट्र सूची के विषय में कानून बना सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद, ये होता है कि हमारे पास संसद को स्पेशल पावर भी दी गई है। ठीक। अब कोई 2 देश के बीच समझौता होता है, ठीक, तो समझौते को अच्छा बनाने के लिए तो आर्टिकल हमारा पास 51 है। लेकिन अगर कानून बनाना चाहता है स्टेट, संसद कानून बनाना चाहती है
कि इन दोनों देशों के बीच समझौता अच्छा तरीके से हो जाए, तो स्टेट को पावर नहीं दी जाती कि स्टेट बनाए, लेकिन स्टेट बनाना अगर संसद परमिशन देता है तो बना सकती है, लेकिन अगर संसद नहीं देती परमिशन तो संसद जो है बनाएगी। संसद बनाएगी तो उसके लिए जो आर्टिकल होगा, आर्टिकल 253 253 आर्टिकल है, जिसके तहत जो अगर अंतरराष्ट्रीय समझौता हो रहा है तो राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट की जो भी विषय है उस पर संसद कानून बना देगी। ठीक, इसके लिए कोई लिमिट नहीं कि कितने दिन तक चलेगा, चलता रहेगा यह, वो कानून मान होगा उन दोनों देशों के बीच और स्टेट को भी मानना होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। मतलब अगर कोई नया स्टेट बनाना चाहती है संसद, संसद बनाना चाहती है, संसद के पास ही पावर है, तो उसके लिए जो मेजॉरिटी चाहिए, मतलब वो कितना मेंबर होना चाहिए, यानी वो 368 के तहत अगर संविधान संशोधन करना चाहती है तो उसके लिए क्या चाहिए, ये सब है। मतलब भारत में एक नया राज्य अगर सृजित करना चाहती है संसद तो उसके लिए केवल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, केवल सिंपल मेजॉरिटी, यानी संसद में साधारण बहुमत अगर है, अगर तो वो स्टेट बना देगी। ठीक, ना तो राज्य के पास पावर है ना ही किसी के पास, केवल अगर संसद ने चय लिया तो उसको जितने मेंबर हैं उसमें से 50% से जो प्रेजेंट है साधारण बहुमत पास कराएगी और पास हो जाएगा। तो साधारण संसद में साधारण बहुमत द्वारा, अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन 2016 के हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपना पद धारण करता है। यानी प्रसाद पर का मतलब है कि राष्ट्रपति जब तक उसके ऊपर हाथ धरे तो वो बना हुआ है उस पद पे, अगर राष्ट्रपति कहता है तुम हटो यहाँ से तो हटा सकते हैं। ठीक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक नहीं, इसके साथ इसको तो एक पावर दी गई अलग से, आर्टिकल 148 के तहत, यानी अनुच्छेद 148 के तहत ये संवैधानिक पद है, तो इसके लिए तो नहीं है। ठीक है, मतलब इसको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, इसको जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हटेंगे वैसे ही हटेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसको भी नहीं हटा सकते, लोकसभा अध्यक्ष इनको भी नहीं हटा सकते, लेकिन महान्यायवादी इसके लिए आर्टिकल 76 है, लेकिन ये राष्ट्रपति के ही आशीर्वाद से बना रहता है, अगर उसका आशीर्वाद छीन लिया जाए तो हट जाते हैं। तो ये ऑप्शन डी हो गया, क्योंकि ये वकील होता है सरकार का, तो सरकार नहीं रही तो बात ही खत्म हो गई उनकी। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें है किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है, मतलब किसके पास इसकी पावर है। तो ये पावर हमारे राष्ट्रपति को दी गई है। क्या है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगला क्वेश्चन देख लो, एक तरफ संस्थान दी जा रही है, दूसरी तरफ अनुच्छेद दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसको मेल कराना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके लिए आर्टिकल हमने कितना बताया, 148। तो 148 यानी पहले का तीसरा आना चाहिए। पहले का तीसरा किसमें है, 2 में है, तो 2 में है, 2 कट जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, वित्त आयोग। वित्त आयोग के लिए कौन सा आर्टिकल है, 280 तो पहले का तीसरा और दूसरे का बी, तो ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा। ठीक, प्रशासनिक प्राधिकरण या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके लिए जो आर्टिकल है कितना है, 323 ए। फिर उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, 315, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो निर्वाचन आयोग जो है भारतीय संविधान में वो आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, आर्टिकल 324। अगला क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबाद उपबंध करने को अधिकृत है। बाबाद मतलब शब्द लिख दिया है, ये कहना चाहता है कि किसके पास पावर है जो पंचायत को बना सकती है। ठीक है, Who among the following is authorized to make provision with respect to the composition of पंचायत। सिंपल सी बात है कि कौन बना सकता है पंचायत, तो ये केवल पावर राज्य विधानमंडल के पास है। किसके पास है, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में क्या आता है, विधानसभा आती है
विधान परिषद आता है और राज्यपाल। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? यानी पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा भाग है? देखो भाग कौन सा है, भाग 9 है। ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रावधान किया गया है। आर्टिकल कितना है, 243 ए से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और इसके लिए अनुसूची कौन जोड़ी गई थी, 11 11वीं अनुसूची। इसके बाद बात आती है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था इसलिए अपनाई गई थी कि लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण का मतलब है कि ऊपर सेंट्रल होगा, नीचे स्टेट गवर्नमेंट होगी, उसके नीचे पंचायती राज व्यवस्था होगी। तो ये एक सेंट्रल बनता चला जाएगा कि पूरी तरीके से प्रसार होता चला जाए। तो क्या लिखना है, डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, नीचे तक पावर को पहुंचाया जाए, डेमोक्रेसी को समझाया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? मतलब किसने पंचायती राज व्यवस्था के, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज, शिल्पी कौन सा है? तो ये थे बी आर मेहता। बी आर मेहता क्यों थे? क्योंकि इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? निम्नलिखित पंचायतों में से किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो देखो क्या क्या आता है पंचायती राज व्यवस्था में, जिला में। ठीक, विच एमंग द फॉलोइंग पंचायत आर इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट प्लान इन यूपी? नगर पंचायत का चुनाव होता है, ये बात सही है। ग्राम पंचायत का भी होता है, ये बात भी सही है। क्षेत्र पंचायत का भी प्रावधान है, ये भी सही है। यानी ये तीनों बातें सही हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, डी। लास्ट क्वेश्चन है 2016 का। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समितियों के निर्देशकों की अधिकृत संख्या हो सकती है। यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से, 243 जेड जे के तहत इसमें मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं कितने, 21। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी। समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और सपोर्ट भी करना है, क्योंकि सपोर्ट के बिना कुछ काम होता नहीं है। आप सपोर्ट करिए, हम अपना काम करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।